आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जो बात कह रहे हैं यहाँ पर गुरजीत सिंह की, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन के बीच, जैसे हमने जर्मनी में देखा बर्लिन वॉल, आपको लग रहा है ये दो हिस्सों में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है यूक्रेन? इसकी संभावना मुझे तो कम नज़र आ रही है। मैं तो ये कहूँगा, और इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की है, उनसे ज़रूर ये कहा होगा कि जो इंडियंस में फंसे हुए हैं सूमी में या और कोई जगह, उनको जल्दी से जल्दी सेफ पैसेज दिया जाए, उनको निकाला जाए। लेकिन जो उनकी बात पुतिन साहब से होगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह रशिया बार बार भारत से कहता था 71 वॉर में कि आप लड़ाई जल्दी ख़त्म कीजिए, आप ढाका में जो करना है जल्दी ख़त्म कीजिए, हम ज़्यादा देर आपको यूनाइटेड नेशंस में वीटो से नहीं बचा पाएंगे, आपको ये जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। तो यही बात शायद प्रधानमंत्री हमारे उनसे कहेंगे जो उन्होंने हमको बताई थी 1971 में कि आप पुतिन साहब इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म कीजिए, आपका एम अगर है फुलफिल होता है तो फुलफिल कीजिए, नहीं तो अबेंडन कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा देर हम आपको न्यूट्रलिटी में नहीं रख सकते, ज़्यादा देर हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत वर्ल्ड पावर्स हैं। देखिए इस समय सिर्फ एक देश को नुकसान हो रहा है और वो नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। अगर यूक्रेन में थोड़ी सी भी अकल है तो उसको इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। आज जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ फैसला करें, कम से कम टोटल सीज फायर तो करा दें और ये कहें कि जी हम आप इस पर बात करने को तैयार हैं कि नेगोशिएशन के ज़रिए हम कौन सी सरकार बनाएंगे, कौन सी सरकार नहीं बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि टुडे इज़ ए वेरी वाइटल डे। प्राइम मिनिस्टर की जो बात होगी पुतिन से वो बहुत अहमियत रखती है, या कि इंस्टेड ऑफ चाइना मीडिएटिंग, या तो एक्चुअली इंडिया कैन ऑल्सो मीडिएट बिटवीन पुतिन एंड बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। सो इस समय मैं समझता हूं कि बर्लिन वॉर की बात तो मैं कह नहीं सकता, आई एम नॉट ए डिप्लोमैट। एक एम्बेसडर साहब ने कहा तो शायद हो भी सकती हो, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट, बट आई एम क्वाइट सर्टन कि जिस तरह पहले एक स्पीकर ने भी कहा था कि पुतिन साहब मानने वाले नहीं है जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो उन्होंने अपनी सेट किया है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें नई रणनीति अपनानी पड़ेगी, उन्हें स्ट्रैटेजी। उनके जो फील्ड कमांडर्स, उनके जो थिएटर कमांडर्स हैं, दे हैव अ रोल टू प्ले एट दिस पॉइंट इन टाइम। प्रेसिडेंट तो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन फील्ड कमांडर्स क्या कर रहे हैं? This is the task of field commanders to revise strategy and quickly do what they need to do to get the government on their knees. तो वो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि फील्ड कमांडर्स आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। जी, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, इस पर आपका कमेंट कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ रही है रूसी सेना, उसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? और जो बात कह रहे हैं यहाँ पर शंकर प्रसाद जी की स्ट्रैटेजी में बदलाव होना चाहिए, तो किस तरह से ये बदलाव लाना चाहिए रूसी सेना को? मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा और जल्दी जल्दी बोलूंगा, वक्त की कमी है। पहली बात है कि चाइना का यूक्रेन के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ रिलेशनशिप है। चाइना को जो पहला उनका शिप था, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो यूक्रेन ने दिया था। इसके बाद चाइना के हवाई जहाजों और टैंक्स पे जो इंजन लगते हैं वो यूक्रेन से आते हैं। और जो 2 बड़े पोर्ट हैं ओडिशा और मैरियोपोल, ये दोनों चाइना के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और चौथी बात यह है कि चाइना एक यूरेशियन रेलवे बना रहा है। एज इट इज आप जानते हैं चाइना से यूरोप में तकरीबन 4000 ट्रेन हर साल जाती हैं, तो एक यूरेशियन रेलवे बनने का इस वक्त तरीका चल रहा है जिसमें वो ट्रेन कनेक्ट करेंगे ब्लैक सी कोस्ट में। ये चाइना का बहुत बड़ा लॉस है अगर चाइना यूक्रेन को ये वॉर को जल्दी खत्म नहीं करता है। इसलिए उनका, क्योंकि वो इतना BRI के मुताबिक इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं यूक्रेन में, तो काफी उनका इंटरेस्ट है कि ये वॉर ना हो। और रशिया ने जो अभी गेहूं नहीं बेच सकता है वीट को, उन्होंने ट्वीट किया लास्ट वीक कि हम गेहूं चाइना को बेचेंगे। सो दोनों तरफ से चाइना का एक्चुअली इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और हमको उसको साइड में हटाना नहीं चाहिए। अगर चाइना मीडिएट करना चाहे तो दोनों कंट्रीज में अच्छी तरह मीडिएट कर सकता है। दूसरी बात, मैं ये मास्टर साहब से सहमत हूं कि अभी तक 12 दिन की लड़ाई में भी रशिया ने वेस्टर्न यूक्रेन को कांटेक्ट नहीं किया है, ना पोलैंड बॉर्डर को, रोमानिया बॉर्डर को, बल्गेरिया बॉर्डर को, मोल्डोवा बॉर्डर को, कोई बॉर्डर को टच नहीं किया है। आ जा रहे हैं, वहां से हथियार भी आ रहे हैं। क्यों वो वेस्टर्न में इंटरेस्टेड नहीं है? बिकॉज वेस्टर्न व्हीट प्रोड्यूसिंग है, ईस्टर्न एरिया इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ईस्टर्न एरिया में ज्यादा रशियन लोग रहते हैं। तभी उनका जो रणनीति थी वो ऐसी थी कि ज्यादा जानमाल की नुकसान ना हो ईस्टर्न एरियाज में, कीव में और डॉनबास तक जो नॉर्दर्न एरिया नॉर्थ टच करता है उसमें ज्यादा जानमाल ना हो, खार्किव वगैरह भी इतना नुकसान ना हो, बिकॉज वो सब रशियन स्पीकिंग लोग हैं। खार्किव तो टोटल रशियन स्पीकिंग सिटी है। अगर वो सीरिया में जैसे रशिया ने किया था
कि उन्होंने एलिपो और राक्का जैसी सिटीज को पूरा तहस-नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया शहर। अगर वो खार्किव को भी वही कर दें और कीव को भी वैसे ही कर दें, तो कौन उनको शाबाश देगा बाद में कि आपने तो रशियन स्पीकिंग सिटीज का तहस-नहस कर दिया। तो उनका जो रणनीति है वो बड़ी क्लियर है। साउथ में ब्लैक सी कोस्ट में रोस्टोव से लेके डॉनबास से मैरियोपोल, ओडिशा तक और मोल्डोवा में ट्राइनिस्ट्रा तक एक आर्क बना के क्लोज कर देंगे और रिवर के ड्नाइप्रो रिवर के नॉर्थ में रहेंगे। साउथ में उन्होंने कुछ किया ही, वेस्ट साइड में कुछ किया ही नहीं है। और मैं लास्ट बात कहना चाहूंगा, कौन सच बोल रहा है, कौन अर्ध सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सिमुलेटेड टारगेट दिखा रहा है, कौन पुराने वीडियोस दिखा रहा है, कुछ मालूम नहीं है। तो हम दिखा रहे हैं सही बात कही, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो वॉर है वो दिखाई दे रही है दोनों देशों के बीच और प्रोपेगेंडा दोनों ओर से करने की कोशिश की जा रही है। वो फिगर्स पर कितना हम रिलाई कर सकते हैं वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.